क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। एम्बेसडर नगमाना हाशमी इज़ अ वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड पाकिस्तानी डिप्लोमेट और ये चाइना और ईयू में एम्बेसडर रह चुकी हैं। इन्होंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और इस वक्त बहुत सी जगहों पे लेक्चर देती हैं और बहुत से अखबारात में लिखती हैं। इनके साथ मौजूद हैं अरविंद सहारन। ही इज़ अ वेल नोन पीस एक्टिविस्ट करंटली बेस्ड इन न्यूजीलैंड। अरविंद, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है या माइंडसेट कह लीजिए, और आप 2 दफ़ा आ भी चुके हैं पाकिस्तान और बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, बहुत से लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे जो आपका लास्ट विजिट था वो तो अभी हाल ही में था। जी, शुक्रिया चौधरी साहब। मैं अभी कोई 2-3 महीने पहले ही पाकिस्तान होकर आया हूँ, तो बड़ी अच्छी यादें लेकर वहाँ से लौटा हूँ। बहुत सारे लोगों से मिला, हर किसी ने मुझसे यही बात कही कि अब भाई बहुत हो चुका है, हमारे दरमियान ये जो कशीदगी है, ये कम होनी चाहिए और कितने साल हम यूँ ही जो हैं, इसी जो है हमारी ये जो साइकिल है, जिसके अंदर हम बार-बार चले जाते हैं, तो उसके अंदर हम कब तक यूँ ही जाते रहेंगे? इट्स अबाउट टाइम कि हम संजीदगी से कोई फ़ैसला लें हिंदुस्तान के मुतालिक, ताकि फिर हमारे दरमियान ये जो ट्रेड है शुरू हो, लोगों का आना-जाना शुरू हो। क्योंकि आप जानते हैं 2019 के बाद तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेडेड हैं और फ्लाइट्स भी बंद हैं। ले-दे के वो अटारी वाघा का जो बॉर्डर है, उसी से हमदो-रफ्त होती थी, लोगों का आना-जाना था। अब वो भी बंद हो गया है। तो 2000 ये है कि 19 से लेके 25 तक लोगों ने जो कुछ देखा कि जी अगर ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल ना हों, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो अब एक एपेटाइट कम से कम मुझे पाकिस्तान में ये नज़र आया। लोग चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन अब ये देखें हाल ही में जो हमारे दरमियान जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद ये यही बात कहनी बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि हम कोई तकरीबन 10 साल पीछे चले गए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से जो है कोई बात भी अगर शुरू हो तो कैसे हो? मैं ये भी कहता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी मुझे ये बात नज़र आई, लोग चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ हो अब। तो कोशिशें होती रहीं, हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, एससीओ समिट में लास्ट ईयर आए थे, तब मुझे एक उम्मीद थी कि शायद कुछ बात बन सकती है। मगर बड़े अफ़सोस के साथ आज जिस तरह के जो हमारे दोनों तरफ से जो ये कहें कि अ, बयानात आ रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बाकी ये है कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जहाँ मैं गया था, लाहौर, इस्लामाबाद स्पेशली, वहाँ पर लोग बड़े पुरुम्मीद थे। ज़ाती लेवल पे मैंने जो पंजाब के अंदर चेंजेज़ देखे, वो बात और है कि हुकूमत इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का जो काम है, वो बेहद काबिल तारीफ़ है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, मैं लोगों को जो है आपस में जोड़ने की भी और बहुत सारी जो उनकी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, वो भी लॉन्च कर रही थीं, तो काम होते हुए मुझे दिखाई दिया। 2018 में मैं जब गया था पाकिस्तान, तो थोड़ी-सी मायूसी थी। इस बार कम से कम ये चीज़ और ख़ास तौर से जो इंटेलेक्चुअल तबका है, उसका भी यही कहना था कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ़ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी जो उनकी अप्रोच है, उसको भी बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है, हमारी तरफ भी। तो ये कुछ मेरे इनिशियल थॉट्स हैं। जी। जी। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगे, अभी जैसे डेलीगेशन एक हमारा गया हुआ है और उसकी क़यादत कर रहे हैं बिलावल ज़रदारी साहब। तो एक तो ये ज़हन में आता है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये ज़िम्मेदारी देना कितना मुनासिब फ़ैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद ज़मानत मसला कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं, क्योंकि इनके कुछ बयानात जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़, वो वहाँ पे बहुत परेशान कुन रहे उनके लिए। और फिर 2016 में
जब मोदी जी लाहौर आए थे तो उनके उसके बाद वो 2015 में आए थे, तो 2016 में एजेके में इलेक्शन थे, तो वहां पे इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो शेख रशीद ने 2019 में, जो मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल इंडिया की जबान बोल रहा है और बिलावल का बयानिया मोदी का बयानिया है। तो इस हद तक जो है उनकी शख्सियत के हवाले से पोलराइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी। तो ये आप कैसे समझते हैं इसको कि जो कुछ उन्होंने कहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल किया है उसके 2 या 3 हिस्से हैं। तो जी। पहले हिस्से का मैं आपको जवाब दे दूँ कि जी जलील अब्बास जिलानी साहब क्यों नहीं लीड कर रहे और भुट्टो साहब क्यों लीड कर रहे। जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो एक बेसिकली सीज़न्ड डिप्लोमैट है और उन्हें जब फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया तो वो एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे। ही वाज़न्ट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, सो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। और इस तरह के डेलीगेशंस में बहुत लाजमी है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट को शो करने के लिए आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इंसान को उस डेलीगेशन का हेड बनाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस वक्त बेहतर मेरी नज़र में कोई और नहीं हो सकता। वो ऑपोजिशन के ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर। और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है नॉट ओनली ऑफ पाक इंडिया इश्यूज बट इंटरनेशनल इश्यूज पे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो यू नो बात जिस तरह वो लॉजिकली कर रहे हैं, बहुत कन्विंसिंग करते हैं और बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड होती है। तो इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उन्हें इंडिया में नहीं पसंद किया जाता तो जयशंकर साहब को पाकिस्तान में भी नहीं पसंद किया जाता। जहां तक उनका कश्मीर का, उन्होंने ये आपका तीसरा पॉइंट था कि वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वो चाहे जलील अब्बास जिलानी हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, ये हमारा एक नेशनल इशू है। और ये न सिर्फ नेशनल इशू है, दिस इज एन इशू विच इज ऑन द एजेंडा ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे एजेंडे में से निकाला नहीं है और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। तो इसका जब अगर वो कहते हैं ये कोर इशू है तो पाकिस्तान की यही पोजीशन है कि ये हमारा कोर इशू है और जब तक इसका मुनसिफाना हल नहीं निकलेगा ये इस खित्ते में अमन नहीं आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान खामोशी से ये एक्सेप्ट करके बैठ जाएगा कि जी इंडियन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाए, जो कि इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बिकॉज वो सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे मौजूद है और जब तक प्लेबिसाइट नहीं हो जाता उसका स्टेटस चेंज करना इज टेंटमाउंट टू वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरी बात ये है कि वहाँ जिस तरह उनकी पॉपुलेशन की एथनिक रीअरेंजमेंट हो रही है बिकॉज आपने उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया और अब वहाँ सारे हिंदुस्तान से हिंदूज को ला के तो उन एक मुस्लिम मेजॉरिटी को ख़त्म करने का एक सिलसिला जारी है, तो पाकिस्तान तो उस पर खामोश नहीं रह सकता। इसी तरह इतने अरसे से ये अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये तो पूरी दुनिया कह रही है, ह्यूमन राइट्स के सारे इदारे कह रहे हैं कि जिस किस्म की बर्बरियत, जिस किस्म का टेररिज्म और जेनोसाइड वहाँ चल रहा है कश्मीर में और अब तो पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है कि मुसलमानों के ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद और बाकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा है उसे तो कोई कंडोन नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने कहा कि ये
मोदी साहब जो है ये नेतन्याहू से इंस्पायर्ड हैं और उन्हीं की पॉलिसीज जो है जो गाजा में कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं, उनसे कंपेयर किया तो देखें ये तो सब पाकिस्तानी कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। आप पाकिस्तान के अखबार पढ़े, आप पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स पढ़े, आप पाकिस्तान के तज्जिए पढ़े, और अब सारी दुनिया के आप वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया भी अगर आप पढ़ें गौर से, तो आपको बेतहाशा एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां लोग सेंसिबल यही कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जो एक सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया थी, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, जिस पे हिंदुस्तान को फख्र था, और जो हम भी कहते थे कि जी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें पाकिस्तानियों को इंडिया से कोई उस तरह दुश्मनी नहीं है कि जी वो तबाह हो जाए या वो इम्प्लोड हो जाए या ख़त्म हो जाए या पाकिस्तान के नौजवान वो या रोटी खाएं या हमारी गोली खाएं। हम तो ये नहीं कहते, ये तो मोदी साहब कहते हैं बातें। और इससे पहले भी देखिए जो और इंडियन डिस्पेंसेशंस थी, उन्होंने इस तरह की बात तो नहीं की, जबकि बीजेपी के जो अपने पहले लीडर थे वाजपेयी साहब, उनकी बेतहाशा पाकिस्तान में इज्जत भी है। अभी तक लोग कहते हैं कि ही वॉज अ स्टेट्समैन। उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल और जो आइडियोलॉजिकल उनकी मूविंग्स थी, उनसे बढ़ के उन्होंने खित्ते की पीस के लिए और उन्होंने कदम बढ़ाया। वो न सिर्फ पैदल चल के वाघा से पाकिस्तान आए, बल्कि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया और अपोलोजाइज भी किया। तो देखिए ये स्टेट्समैनशिप होती है। मैं आई टोटली एग्री विद अरविंद कि ये जो खित्ता है इसमें अभी बहुत गुर्बत है और अभी आगे बहुत चैलेंजेस हैं। अभी टेररिज्म का कॉमन चैलेंज है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा चैलेंज है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, मैं अगले दिन पढ़ रही थी वेस्टर्न कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स हैं, ये मेरे किए हुए नहीं हैं। बहुत बड़ी पोस्ट एक आई थी कि देखिए सबसे ज्यादा जो गुर्बत की लकीर से लोग इस वक्त नीचे हैं, वो बिकॉज दे हैव सच अ वास्ट माशाल्लाह पॉपुलेशन। अब तो चीन से भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो इंडिया में है। सबसे ज्यादा बेगर्स इंडिया में है, सबसे ज्यादा होमलेस इंडिया में है, सबसे ज्यादा विदाउट रनिंग वाटर एंड टॉयलेट लोग इंडिया में हैं, सबसे ज्यादा जो औरतें हैरेस्ड हैं वो इंडिया में है। खुद अमेरिका ने कहा है कि औरतें ना जाएं क्योंकि दे आर नॉट सेफ। अभी ब्रिटिश मॉडल वहां इस बात पे प्रोटेस्ट करके गई कि शी वाज डिसरिस्पेक्टेड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग डेल्ट विद एज so they're looking at her as a prostitute, so she felt very unsafe. तो ये सारी चीजें उस वक्त ठीक होंगी जबकि इकोनॉमी ठीक होगी, और इकोनॉमी उस वक्त ठीक होगी जब आपके पॉलिटिकल हालात ठीक होंगे। और पॉलिटिकल हालात जिस किस्म का इंडियन मीडिया इगोइज्म दिखा रहा है, जिस कदर हेट्रेड और जिस कदर की नफरत अंगेज सियासत मोदी साहब कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि हमारे खिलाफ भी, तो देखिए वो तो रिफ्लेक्ट होगी और वो हर प्लेटफॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगी। वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी कहे या वो जली अब्बास जिलानी कहे या मैं, उसी हकीकत तो चेंज नहीं हो सकती। दीज आर द रियलिटीज। आप कहते हैं उधर से खड़े होके मोदी साहब के जी हम पाकिस्तान के लोगों को, मेरी जुमला खत्म करने दीजिए, कि पाकिस्तान के लोगों को हम पानी के एक एक कतरे से तरसा देंगे। व्हाट डू दे मीन बाय दैट? दिस इज जेनोसाइड। दिस इज जेनोसाइड की धमकी दे रहे हैं। ये मिलियंस ऑफ लोगों को पानी से तरसा के मारने की धमकी दे रहे हैं। वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। वो ना सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं, वो हेलसिंकी अकॉर्ड्स जो वाटर पे हैं उनकी भी वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि चीन ने उन्हें याद दिलाया कि अपर राइपेरियन, मिडिल राइपेरियन और लोअर राइपेरियन स्टेट्स के क्या हकूक होते हैं, और ये इंडिया न भूले कि वो भी मिड राइपेरियन स्टेट हैं। सो दे शुड नॉट डू थिंग्स
which they don't want to be done unto them. तो इसलिए देखिए, जी people like Arvind and people like me and a lot of other people who are peace loving, we are saying जी बिल्कुल टेबल पे आप आके बात करनी चाहिए। और अरविंद साहब एक बात कही थी जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जी डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप वर्ल्ड वॉर्स ले ले, आप जितनी मर्जी वॉर्स ले ले, एंड ऑफ द डे यूक्रेन रशिया वॉर ले ले, आपको बैठना पड़ेगा टेबल पे मामलात को हल करने के लिए। हमने 2019 में आके ये फैसला लिया कि अब हम बात करने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम कह के थक गए हैं और दूसरी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म का रिस्पांस नहीं है। अब हम उस वक्त बात करेंगे जब इंडिया खुद कहेगा कि बात करें। सो हमने नेगोशिएशंस को नहीं जी किया। इस जी कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने पहले कहा, look, we want peace, we are peace loving, we do not want this conflict to extend। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है पहलगाम में। आप बायलैटरल इंक्वायरी करा लें, मल्टीलैटरल करा लें, थर्ड पार्टी करा लें, आप जिसको मर्जी बुला के करा लें, हम वी आर ओपन टू एवरीथिंग। लेकिन एक अजीब जंग का हिजान तारी हो गया पूरे हिंदुस्तान पे, मीडिया के थ्रू, पॉलिटिशियंस के थ्रू, लेड बाय मिस्टर मोदी। तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? we know how to defend our country and we've shown you how we can defend our country. But do we want to do that जी again? I don't think so. We should go towards peace. जी अच्छा मैम, आपने जो कुछ पॉइंट्स उठाए तो एक दो को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो जो आपने कहा कि इंडिया में और कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है, तो ये जो हमारी कंप्लेंट है वो काफ़ी पुरानी है, उस वक्त की है जिस इंडिया को आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो सेकुलर था, वो अच्छा इंडिया था। भुट्टो साहब ने 1968 में कहा था कि अ कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और उस एक्सटर्मिनेशन का नतीजा आप देखिए कि देवर 9.5% एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन के बाद जो सेटल हुई आबादी, और आज वो 15% है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ जेनोसाइड के जिसमें आबादी इतने परसेंटेज बढ़ गई। और दूसरा मैम, आपने जो बात की कि वाजपेयी साहब अच्छे आदमी थे, वो आए और मीनार पाकिस्तान भी गए, और फिर मीनार पाकिस्तान को धोया गया अगले दिन कि ये नापाक हो गया है। और इंडिया में किसी से आप बात करें, वो कहेंगे यार वाजपेयी तो अच्छे आदमी थे ना, आपने उनको क्या तोहफा दिया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ा कि जी उनकी बात सही है, हमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, बैक स्टैबिंग की हमने। और मैंने यहाँ खुद कहा है, मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली ही बात है। लेकिन मैं अब ये गिला किस से करूं पाकिस्तान के अंदर। और गुर्बत की आपने बात की और टॉयलेट्स की बात की। मैंने पिछले दिनों चैट जीपीटी पे ये लिखा कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं और पाकिस्तान में उनकी परसेंटेज क्या है। पाकिस्तान में वो 38% थी और इंडिया में 16% थी। तो आप क्या कहेंगे अरविंद? जी, मैं यही कहूँगा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि अरविंद आपके क्या तासुरात हैं, पाकिस्तान अभी आप होकर आए। तो जो बात मैंने की थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसके आगे भी कुछ कहूँ, लेकिन सवाल आपका बड़ा ही क्लोज्ड एंडेड था, तो मैं सवाल का वही जवाब दे सकता था जो आपने पूछा था। एम्बेसडर साहिबा है नहीं, आ जाएँ वो ज़रा। जी अरविंद, जैसा कि आपने अभी देखा कि एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा जो हैं वो प्रोग्राम छोड़कर चली गई। मैंने भी उनको कॉल करने की कोशिश की, आपने भी की। तो उसके बाद फिर उनका ईमेल आया एक, जिसमें वो लिखती हैं, माई फॉल्ट, आई शुड हैव डन माई रिसर्च ऑन यू, यू आर बायस्ड एंड टोटली एंटी पाकिस्तान, दिस इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, दिस स्पूइंग हेट्रेड एंड पॉपुलिज्म इज मिसिंग है यहाँ पे। तो बात यह है कि
कौन सा इंसान है दुनिया में जो बायस नहीं है? एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज बायस टू वेरियंग डिग्रीज। तो क्या एम्बेसडर साहबा बायस नहीं है? और ये जो इल्जाम है कि जी एंटी पाकिस्तान, ये भी बड़ा अजीब इल्जाम है। और पाकिस्तान में तो इतने लोगों पे ये लग चुका है एंटी पाकिस्तान और गद्दार का। पाकिस्तान हैज बिकम एक्चुअली द लार्जेस्ट ट्रेटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का शायद ही कोई सियासतदान या इंटेलेक्चुअल हो जिस पे ये इल्जाम नहीं लगा। इवन जिन्ना साहब पे भी ये इल्जाम लगा था और चौधरी रहमत अली ने कहा था कि ही इज क्विजलिंग आजम नॉट कायदे आजम। सोहरवर्दी को देख लें, भुट्टो को देख लें, अयूब को देख लें। अम्बेसडर साहिबा जो हैं, अगर ये मेरे कुछ सवालात का जवाब देने के बजाय इस तरह के इल्जामात लगाएंगी तो क्या इंटरनेशनल मीडिया को ये फेस कर सकती हैं? तो आप अरविंद कैसे देखते हैं इनके इस रवैये को, और जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे उनका कैसे जवाब देंगे आप? जी, बड़े ही अफ़सोस की बात है चौधरी साहब कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर चली गई हैं। आपने प्रोग्राम मुझसे शुरू किया और सवाल पूछा कि अरविंद, आप अभी हाल ही में पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो आपके क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? तो मैंने बड़ी ही ईमानदारी से जो भी मेरी पॉजिटिव कन्वर्सेशंस हुई थी, लोगों ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने ख़्यालात का इज़हार किया। मैंने उसका एज़ इट इज़ यहाँ पे आप सबके सामने अपनी बात रखी, इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी। मगर बड़े ही अफ़सोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम बीच में छोड़ के चली गईं। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ़ उसी सवाल का जवाब देतीं। तो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हिंदुस्तान के ऊपर। मैं चाहता तो बीच में इंटरप्ट करके उनके कुछ सवालों का जवाब दे सकता था। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था उनकी बहुत सारी बातें सुनना और प्रोसेस करना, क्योंकि वो जितने अपने मुल्क से मोहब्बत करती हैं, मैं भी हिंदुस्तान में पला-बड़ा हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। दुनिया में जहाँ कहीं भी जाऊँगा, मुझे देख के कोई यही कहेगा, कोई हिंदुस्तानी देखो सड़क पे जा रहा है, तो मैं भी इंडियन जो है, हमारी जो स्टेट है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, कहीं कोई कमी होगी तो आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम लगाना, जिनके जो है बिल्कुल ही कोई बुनियाद ही ना हो, ये तो सरासर वो ज़्यादती कर गई हैं हमारे साथ। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुःख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूँगा। वो ना सिर्फ़ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लेके उन्होंने कहा जी कि इनसे अच्छा मुल्क का कोई एम्बेसडर हो ही नहीं सकता था। तो जो लोग फ़ॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उन्हें ये ज़बान हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बेंजामिन नेतन्याहू का टेमू वर्ज़न है। वेल, मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के अवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है, टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूँगा कि वो बार-बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए। क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता, तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज़ दैट इज़ प्रिसाइज़ली व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 इयर्स।
पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर ला के बिठाए हैं, उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया, दहशतगर्द भेजे, उन्हीं के ही चलते वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। आप चाहें तो इसके ऊपर बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेस्टिमनी दी है कि वहां पे क्या कुछ हुआ था। फिर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनके हालात के ऊपर, सॉरी टू से, पाकिस्तान जब ये बात करता है इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें रियलिटी का पता ही नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ शाना बशाना रहते हैं। हमारे मजहबी मकामात, हमारे मोहल्ले, वो बिल्कुल यूं गुत्थम गुत्था है साहब, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। आप ही के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 5,000 हिंदू हर साल पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। मैं एम्बेसडर साहिबा से ये बात पूछना चाहूंगा, अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हैं तो एम्बेसडर साहिबा आप प्लीज कोई फिगर्स प्रोवाइड करें, यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर ही करें, जिसके अंदर हमें भी ये पता चले कि कितने लोग हैं इंडिया के अंदर ऐसे मुस्लिम्स जो कि इंडियन टेरिटरी को छोड़ के पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या जिन्होंने पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई किया है। सॉरी टू से एम्बेसडर साहिबा, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, हाँ, उसे कुछ शिकवे शिकायत हो सकते हैं हमारी हुकूमत से, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। हर सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे जो है फॉल्ट लाइंस होती हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ही के इंटरव्यू में चौधरी साहब, हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे शाहिद सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में जितने भी कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, राइट्स हुए हैं, उसमें मुसलमानों ने इनिशिएट किए हैं ज्यादातर उनमें से। तो हिंदुस्तान का मुसलमान उस तरह से डरा हुआ नहीं है जैसा कि पाकिस्तान का हिंदू या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत आला पोजीशंस पे सर्व कर चुका है, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक तो ये है कि एक एक डिस्क्रिमिनेशन वो है कि जो गवर्नमेंट किसी के साथ करे, लेकिन गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं। कल को कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा हु जस्ट नीड्स टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। आपका ये शिकवा जो है फिर कहां स्टैंड करेगा? लेकिन आपके मुल्क में तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन मुस्लिम बन ही नहीं सकते हैं मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। व्हाट अबाउट दिस? क्या ये ज्यादा बड़ा एक इल्जाम नहीं? हिंदुस्तान ने कम से कम ये तो नहीं किया। फिर वो एक होता है कि
मेरे ख्याल से हमें नीचा दिखाने के लिए ये कह रही थीं कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं, लोगों के पास सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। वो बहुत आगे चली गईं। एक तो आपका अगर इरादा सिर्फ़ ये हो मुझे बताने का कि जी आपके यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, सो आई विल एक्सेप्ट इट। अगर उनका ये मकसद था तो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है। सैनिटेशन के भी मसले मसाइल हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये इश्यूज़ तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। उन्होंने जो तस्वीर पेंट की उसके मुताबिक तो लग रहा था कि पाकिस्तान कोई फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया कोई एक बहुत ही ज़्यादा गरीब मुल्क है जिसके ऊपर इस तरह से बात करनी बड़ी बड़ी ज़रूरी थी उनके लिए कि जी पता नहीं क्या ही है वहाँ पे, ऐसा है नहीं। मेरी अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है चौधरी साहब, अगर आप ये वीडियो ज़रूर लगाएँ, एम्बेसडर साहिबा को भी दिखाएँ कि आपके मुल्क के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये जो टॉयलेट्स को लेके एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं यहाँ पे ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हम यूरोप जाते हैं, हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ देखते हैं सफाई, उनकी कोई गंदगी नहीं। स्विट्ज़रलैंड में जाएं, कोई नज़र ही नहीं आती गंदगी। और हम अब पाकिस्तान में जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं और उतने ही पाकिस्तानी हैं जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर ये भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज़ के ऊपर काबू पा रहा है। हमारे से आगे निकल के हमारे हालात थे उनके भी, तो यानी कि ये सब डूएबल है। इमरान खान साहब की इस एडमिशन को वो किस तरह से देखती हैं, आई वुड लव टू नो दैट। क्योंकि इनका तो ये कहना है खान साहब का कि हमारे जैसे ही हालात थे लेकिन वो हमसे आगे चले गए हैं। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया से भी खराब है। आपके 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क की बहुत बड़ी आबादी इस वक्त जो है वो स्कूल ही नहीं जा रही है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एम्बेसडर साहिबा अगर सामने बैठी होती तो मैं उनको देता, उनसे भी कुछ पूछता। और जब ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला अगर हमारे दरमियान ख़त्म हो जाता तो फिर मैं बात को वहाँ से शुरू करता जहाँ से मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा था कि जी इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा-सा सीरियस होके और आगे सोचें। जम्मू कश्मीर के ऊपर आपने जंगें करके देख ली हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग बट सो फार आपने 1 इंच भी हासिल नहीं किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा एम्बेसडर साहिबा, जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की जो ऑब्सेशन है, उसके चलते पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे सियासी और मुआशी हालात, वो बद से बदतर होते चले गए हैं पिछले 40 साल में। एक ज़माना था जब हमारी कहीं न कहीं पे इंटरनेशनल फोरम्स पे लोग हमें इक्वेट करते थे इंडिया और पाकिस्तान को। एक ज़माना वो भी था जब आपकी मईशत हिंदुस्तान से कहीं बेहतर थी। एक क्योंकि वो एक इन्फ्लेटेड ग्रोथ थी। आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने के बजाय बाहर से डॉलर्स आए और आपने उसी के ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी को बनाया और आगे आपने जो भी तरक्की की, लेकिन जो पैसे देता है, वो फिर वसूल भी करता है। 2 दहाइयों तक आपको अच्छे से खिलाया गया और उसके बाद फिर आपको जिहाद के काम पर भी लगाया गया। आप ही के बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि हमारा तो एक माज़ी है टेररिज्म को लेके। यस, वी हैव अ पास्ट व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। इनकी अपनी मदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी दहशतगर्दों ने ही मारा था। ये भी अच्छा होता कि अगर ये बताती कि टेररिज्म इतना बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान में कि आपके 4 में से 2 सूबे इस वक्त प्रैक्टिकली हालत जंग में हैं। और आप जो तस्वीर पेंट कर रही हैं सामने वाले को बिठा के, एक तो अगर मैंने कोई इस तरह की तल्ख बात की होती अपने इनिशियल रिमार्क्स में, तब तो चलें आप कह सकती हैं जी कि सामने वाला बंदा जो है वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं कैसे चुप रहती? मैंने भी जवाब दिया, मैंने तो बड़ी मुस्बत बात की है। मैंने तो पाकिस्तान की तारीफ ही की थी। वो भी इस दौर में
कि जब हमारे ताल्लुकात इतने ज़्यादा खराब हैं कि हम एक-दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुहाते। हमारे हुक्मरान एक-दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। सॉरी टू से बिलावल भुट्टो साहब जब तक हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से अगर उनकी नेम कॉलिंग करेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 10-15 सालों में भी आपको कोई ऐसा शख्स मिलेगा, जो ये कहे कि हाँ भाई, हम बैठना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ये कौन-सा तरीका है किसी भी मुल्क के साथ में मुज़ाकरात को, डायलॉग को प्रमोट करने का या उससे रिक्वेस्ट करने का कि आएँ हमारे साथ बैठें, और उसके साथ-साथ आप ये भी कहते हैं कि हम जी मोदी साहब जब तक हैं तब तक कोई बात नहीं हो सकती है, और उनको इस तरह से डिमीन करना ये इंसल्ट है इंडिया के लोगों की। जब आप हमारे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से आप उनको इन नामों से बुलाते हैं, इट इज सो डिसरिस्पेक्टिंग कि वो बस अब इस पे कोई क्या ही कोई कह सकता है। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो डिप्लोमेसी की एबीसी सिखाई जाती होगी कि आप मुल्क के बाहर जा रहे हैं तो कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है। मैं ये भी कहता चलूं कि इन्होंने बात की कि हमारा हिंदुस्तान अगर पानी रोकेगा, तो उन्होंने चीन की मिसाल भी दी। तो मैं इनसे ये कहूंगा कि अभी तक तो ट्रीटी को ही अबेयंस में डाला है, उसको कैंसिल नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि आपका पानी अभी तक रोका नहीं है। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं। उनके सिर्फ दो ही मुतालबात हैं कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी करते रहें और हमसे ये तवक्को रखें कि हम आपके साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा नहीं होगा। माज़ी में यही तो होता आया था कि आप दहशतगर्दी करते थे और उस वक़्त की जो हुकूमतें थीं, वो फिर भी आपके साथ डायलॉग में जाती थीं। ये आज के हिंदुस्तान की रियलिटी है, और आपके प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है चौधरी साहब कि मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बात बताऊं कि आज हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है टेररिज्म को लेके, और टेररिज्म के चलते अगर कोई हमें टॉक्स के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं होने वाला। हिंदुस्तान को इतना कमजोर मुल्क भी नहीं है जिसको आप बाय फोर्स दहशतगर्दी करके और आप मजबूर कर सकें कि आओ हमारे साथ बैठ के बात करो। बिलावल भुट्टो जरदारी से ये सवाल पूछा गया है न्यूयॉर्क में, जो कि मैं समझता हूं आपको भी दिखाना चाहिए अपने इस प्लेटफॉर्म पे। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि 2019 में जब आप आए, जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, आप दुनिया भर में गए, लेकिन आपके बयानिए को कहीं पर भी तस्लीम नहीं किया गया। अब 2025 में आप फिर से आए हैं, और क्या इस बात की गारंटी है कि इस बार आपके बयानिए को कोई पजीराई मिलेगी? तो बिलावल भुट्टो साहब ने इसका बड़ा गोल-मोल जवाब दिया। लेकिन जो सबसे अजीब उन्होंने बात की कि जी 2019 के बाद तो हम हिंदुस्तान के साथ में बैठना ही नहीं चाहते थे बात करने के लिए। अब हम जो हैं, हम बैठना चाहते हैं उनके साथ बात करने के लिए। तो फिर मैं ये पूछूँगा कि व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस 2019? आपका कश्मीर पे स्टांस वही का वही है। अगर आज आप किसी गुफ्तगू में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बकौल आपके जो आपने प्रोमिसेस किए थे कश्मीर के अवाम से कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, वोंट दे फील बिट्रेड कि आपने तो जी कहा था, हमें लारा दिया 6 साल तक कि हम तो बात नहीं करेंगे। आज आप बात करना चाह रहे हैं और हर मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जरा ये भी देख ले दुनिया भर के अंदर टेरर रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उसमें वो कहां खड़ा है आज, और क्यों खड़ा है। ये पॉलिसी मोदी साहब ने नहीं दी थी गुड तालिबान और बैड तालिबान की, ये आपकी अपनी हुकूमत की पॉलिसी थी और 2 दहाइयों तक आपकी ये पॉलिसी रही। अब जब अफगान तालिबान आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी दोनों ही एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। 3-4 साल पहले तो बहुत पसंद थे आपको वो। तो ये बातें जो एम्बेसडर साहिबा करके गई हैं, मैं इस पर अफ़सोस ही कर सकता हूँ। बहुत अच्छा जी। होता कि वो बैठतीं
और हम एक-एक करके हर एक इश्यू को अच्छे से एक्सप्लोर करते। हो सकता है हमारे दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट्स भी होते, लेकिन कब तक हम एक दूसरे के साथ ना इत्तेफाकी का इजहार करते। एक वक्त ऐसा भी आता चौधरी साहब, जब हम कहते कि कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं उनसे ये कहता कि एम्बेसडर साहिबा, बहुत हो गई है तलखियां, आए बैठ के कोई मुस्बत पैगाम देते हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं उन्हें आज भी यही बात कहूंगा कि आप दोबारा आए, मैं आपसे इसी शाइस्तगी में, धीमे लहजे में ये बात करूंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बड़े अच्छे से समझता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं। बहरहाल, आखिर में मैं एक ही सवाल छोड़े जाना चाहता हूं, और वो ये है कि वाजपेयी साहब तो बड़े अच्छे लगते हैं इनको, इन्हें हमारा सेकुलरिज्म भी बड़ा पसंद है। तो एक ही सांस में फिर ये भी कह दिया करें कि हमने वाजपेयी साहब के साथ जो किया वो भी गलत था, और अगर सेकुलरिज्म इतना ही अच्छा है एज एन आइडिया, तो भाई आप क्यों नहीं अपना लेते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेक्युलर रहे और हम इस्लामिस्ट बन के रहें। जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? ये सीधी सीधी मुनाफकत है। लोगों को ये चाहिए कि आप अपने अंदर से जितने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस को आप निकाल सकें, उन्हें निकालना चाहिए। कम से कम मैं यही बात जो है अपने बारे में कह सकता हूं कि जहां पे मुझे अपने मुल्क की कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी, तो रेस्ट अश्योर्ड आई विल एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली विदाउट इवन अ सिंगल कंप्लेन। मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, हम में कुछ कोताहियां हैं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड लेट मी अश्योर यू चौधरी साहब, वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस द पार्टीशन, सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में रैंक्स लेकर आते हैं, वो दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है। पाकिस्तान का वाहिद एक्सपोर्ट क्या है दुनिया को? सबको पता है, इट इज नथिंग बट टेररिज्म सो फार। ग्लोबल टेरर इंडेक्स को उठा के देखें तो आप कहां खड़े हैं आपको काफी हद तक अंदाजा होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शंस कमिटी ऑन अल कायदा एंड दाइश को उठा के देखें, आपके यहां से 150 के करीब इंडिविजुअल्स और एंटिटीज बैंड हैं। हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बेहद आसान है। अपने घर में थोड़ा सा देख लें, जायजा लें कि आप कहां खड़े हैं इस वक्त दुनिया में। आपका पासपोर्ट इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया के साथ है। वेल गेस व्हाट, सोमालिया की रैंकिंग आपसे बेहतर है वैसे। ये आपको अगर नहीं पता तो आप जरा हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स उठा के देखें, वो एक पायदान आपसे ऊपर हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया होगा, आपकी रियासत ने गलत किया होगा, जिसके चलते आज आप दुनिया के सबसे जो बदतरीन किस्म के जो पासपोर्ट्स हैं उनमें आपकी काउंटिंग होती है। इसके आगे भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है चौधरी साहब। अरविंद, आपसे ज्यादा जो है उनका टारगेट मैं हूं। वो उन्होंने मुझे एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया है इस वजह से कि मैंने कुछ टफ क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए। तो वो शायद आदी हैं पीटीवी के सॉफ्टली सॉफ्टली क्वेश्चंस की। तो भाई, अगर टफ क्वेश्चन पूछने से बंदा एंटी स्टेट हो जाता है, तो फिर इंडिया में बेशुमार लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं जो टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो भी सारे एंटी एंटी इंडियन हैं क्या? मसलन सर राजदीप सर देसाई हैं, करण थापर हैं, रविश कुमार हैं, अरुंधति रॉय तो बड़े अरसे से ये काम कर रही हैं, एंड शी इज द मोस्ट एडमायर्ड इंडियन इन पाकिस्तान। तो अगर वो एंटी इंडियन बात करती हैं तो आप एडमायर करते हो उसको। भाई, फिर एक ही पैमाना रखो ना कि जो भी अपने मुल्क के खिलाफ बात करे, उस पर क्रिटिसिज्म करे, वो ट्रेटर है जी। तो ट्रू। फिर अरुंधति रॉय भी ट्रेटर है। फिर नोम चॉम्स्की को आप इतना एडमायर करते हो। ही इज प्रोबेबली द मोस्ट एडमायर्ड अमेरिकन इन पाकिस्तान। वो आए भी थे तो बड़े लोग, हजारों की तादाद में लोग उनकी बातें सुनने के लिए गए थे। तो वो तो कहते हैं कि अमेरिका इज अ रोग स्टेट, इससे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या होगी अमेरिका के ऊपर, और उसको हम एडमायर करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई जरा सा कोई क्वेश्चन कर दे तो उस पर हम फतवा जड़ देते हैं। और एम्बेसडर साहबा की मैं बड़े अदब से कहूंगा कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है ना काफी डेटेड है, काफी पुरानी इंफॉर्मेशन है। उन्होंने अपने आप को, वैसे वो कॉलम
भी लिखती हैं, लेक्चर्स भी देती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की कोशिश नहीं की। यूएनडीपी के आप फिगर्स देख लें तो उसके मुताबिक पिछले 15-20 साल में इंडिया में करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला गया, पॉवर्टी से निकाला गया। तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए था, अगर वो रहती तो मैं उनसे पूछता कि पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में कितने लोगों को गुर्बत से निकाला गया। और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो है 60%, 62%। इंडिया का जो है वो तकरीबन 80% है, जबकि 47 में इंडिया का लिटरेसी रेट भी हमारे जैसा ही था, कोई 12%। तो वो कैसे आगे निकल गए, हम कैसे पीछे रह गए? मुस्लिम्स का, चौधरी साहब सॉरी टू इंटरप्ट, इंडियन मुस्लिम्स का जो एवरेज उनका लिटरेसी रेट है दैट इज हायर देन पाकिस्तान नेशनल एवरेज। जी, दैट्स राइट। और पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल देख रहा था जिसमें लिखा था कि बलूचिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है, जो पॉवर्टी से नीचे लोग हैं, वो 71% हैं। सो ये जो चीजें हैं, ये अगर टफ क्वेश्चन आप करें, टफ बातें करें, तो फिर एंटी पाकिस्तान का ठप्पा आप पे लग जाता है, और वो भी इतने सीनियर ओहदेदार से, इतनी एम्बेसडर जो वेस्टर्न कंट्रीज में रही, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी इनको पता होगा। तो यहां पे जो है ये फतवा लगाना बहरहाल बहुत आसान है, लेकिन जो ट्रेनिंग है, जो आप बाहर रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो आपका ज़हन खुलना चाहिए। कुछ तो आप डिसेंट को एक्सेप्ट करना सीखें, डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त करना सीखें। तो आप अगर एक पाकिस्तानी के क्वेश्चंस का सामना नहीं कर सकती, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया के क्वेश्चंस का सामना कैसे करेंगी? ट्रू। एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? जी, मैं उनसे यही कहूंगा कि एक एम्बेसडर जो इतनी हायर पोजीशन पे रही हों, जिन्होंने दुनिया देखी हो, वेल रेड, वेल ट्रेवल्ड, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो एक आम पाकिस्तानी जो बेचारा, जिसका एक्सपोजर ही इतना नहीं है, उसको तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते ऐसे लोगों पे कि जो लोग इतने ज़्यादा बड़े ओहदों पे सर्व कर चुके हों मुल्क के, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो आपको तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, और आपको तो पाकिस्तान का जो सबसे मुस्बत चेहरा है, आपको तो वो दिखाना है। आफ्टर ऑल यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। आपकी काबिलियत को देख के ही एम्बेसडर बनाया गया, आपको मुल्क का सफ़ीर बनाया गया। चौधरी साहब, आई एम रियली रियली सॉरी, अगर सफ़ीर इस तरह के होते हैं तो इट्स अबाउट टाइम कि आपके फॉरेन ऑफिस के अंदर इसके ऊपर कोई सोल सर्चिंग हो और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए जो वाकई में एम्बेसडर बनने के लायक हों, जिनके अंदर वो सलाहियत हो कि वो टफ क्वेश्चंस को फेस कर सकें, उनके जवाब दे सकें, और महज इल्ज़ाम तराशी करके प्रोग्राम छोड़ कर ना जाएं। अगर आप में ये जुर्रत है कि आप हिंदुस्तान के ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ामात की झड़ी लगा दें, तो फिर इतना तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए कि आप सामने वाले के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको भी सुन सकें। सुनना जो है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। कोई मुख्तलिफ राय अगर उनके सामने रखी जाए, तो वो सीधा-सीधा जो है इल्ज़ाम तराशी करने पर उतर आते हैं। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि ये कहना कि जी अपने ही एक मुल्क के एक सिटीज़न के बारे में कि आप यू आर एंटी पाकिस्तान, दिस कुड बी हेल्ड अगेंस्ट यू टुमारो। कल को आपको इसी बात के ऊपर कोई कुछ भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। उन्हें चाहिए एम्बेसडर साहिबा को कि हाँ, वो ये कह सकती हैं कि जी मैं आपसे मुख्तलिफ राय रखती हूँ चौधरी साहब, लेकिन किसी को सीधा सीधा गद्दार ही कह देना, ये तो जी एक बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब बात है। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ दैट टू फ्रॉम एन एम्बेसडर, इतने बड़े ओहदे पे जो रहे हों, उन्हें तो हर कदम फूँक-फूँक के रखना चाहिए। उनको लोग देख रहे हैं, वो मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। वेल, आज मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की एम्बेसडर नगमाना साहिबा ने पाकिस्तान को मायूस किया है मोर देन एनीवन एल्स। अगर मैं पाकिस्तान का सफ़ीर होता, तो I would have done a far better job than Ambassador Sahiba. I should say this, Chaudhry Sahab.
जी अरविंद, मुझे याद आता है 1971 का, कि जब क्रश इंडिया की कैंपेन पाकिस्तान में चल रही थी, तो हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने, आई रहमान वगैरह ने, एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की कि ईस्ट पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल तरीके से हल किया जाए। तो उन्होंने जियो के एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें 50 लोग नहीं मिले थे लाहौर में साइन करने वाले, इतना ज्यादा जो था एंटी इंडियन सेंटीमेंट इतना हाई था। और उस पे जो है जिन लोगों ने उस मिलिट्री एक्शन को क्रिटिसाइज किया, दे वर थ्रोन इनटू जेल्स। और उस पे आपको पता है ना, जालिब साहब को भी गद्दार कहा गया था। जालिब ने क्या जबरदस्त वो कथा कहा था, हम्म। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। बहुत तो खूब। हमें जो है ऐसे ना अपने जहन को थोड़ा सा खोलना होगा, और ये जो फतवे हैं एंटी पाकिस्तान के, इससे जान छुड़ानी होगी, और टफ क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जी, मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर हुआ करते थे, सैयद अली शाह गिलानी। वो हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया करते थे, और आप भी अच्छे से वाकिफ़ हैं कि वो क्या कुछ कहते थे हमारे बारे में। लेकिन हमने वो ज़मीन कभी उनके लिए तंग नहीं की, उन्हें वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं जाना पड़ा। तो हमारे मुआशरे में इतनी इजाज़त है कि आप डिसेंटिंग ओपिनियन भी रख सकते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर था 2-3 महीने पहले, और मैंने बड़ी खुलकर बात की, चौधरी साहब मैं वापस गया हूँ हिंदुस्तान, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और ना ही तो मैं एंटी पाकिस्तान हूँ। अगर मैं एंटी पाकिस्तान होता, तो मुझे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल से लेके और इतने सारे फोरम्स में जगह नहीं दी जाती। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश है कि अगर आप अपनी बात एक नरम लहजे में कहें, तो बड़े से बड़ी बात की जा सकती है, और की भी है मैंने। तो एम्बेसडर साहिबा को भी चाहिए कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाती, और ऐसा कुछ नहीं है, लोग आते हैं, दिल खोलकर अपनी बात करते हैं। हम मेरी बातों से पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरी कोई ऐसी कोई प्यार भरी कोई ऐसी मुस्बत बातों से हो सकता है 4 दिलों को जोड़ने का काम ज़रूर हो जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जितना हो सके टूटे हुए दिलों को जोड़ सकूँ। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू अरविंद।